ठीक है। तो प्री पार्टीशन जो बिफोर 1947 की हमारी सीरीज थी पाकिस्तान अफेयर्स में, वो हमने की थी कायदे आजम के 14 पॉइंट्स। मतलब हम पहुंचे थे 1929 तक। ये बताया था 1929 में कायदे आजम ने 14 पॉइंट्स दिए थे। ये आपको ये बताई थी ताकि आपको एक हिस्ट्री का भी पता हो। बाकी एमसीक्यूज में इनकी जस्ट डेट्स ही आती हैं, और चीजें नहीं आती हैं। अभी हमारा नेक्स्ट जो थ्योरी का इवेंट है पाकिस्तान अफेयर्स में, वो है इलाहाबाद एड्रेस। ठीक है। इलाहाबाद एड्रेस, यहाँ इसको अलामा अल्लामा इकबाल की स्पीच भी कहा जाता है। ये कब दी गई थी? 1930 में। ये हम हर इवेंट वाइज चल रहे हैं ताकि हम अभी 1930 पे पहुंचे। अभी पाकिस्तान बनाने में थोड़ा टाइम है, तो फिर पाकिस्तान को लास्ट तक बनाएंगे। ठीक है। इलाहाबाद एड्रेस क्या था, इसको समझते हैं। इसकी एमसीक्यू सिंपल ही आता है कि इलाहाबाद एड्रेस किस ईयर में दिया गया था या कब हुआ था। ये एड्रेस 1930 में हुआ था। अभी क्या था कि पॉलिटिकल इवेंट्स हुए थे जिन्होंने टर्न किया था वहां पे सब कॉन्टिनेंट में। देर वाज टू अटैक्स ऑन द मुस्लिम इंटरेस्ट पे। दो चीजें हुई थी। क्या हुई थी, ये इसकी हिस्ट्री बता रहा हूँ। जैसे हम कोई इवेंट पढ़ते हैं तो पहले इसकी हिस्ट्री पढ़ते हैं। On one hand, the Hindus offered a tough opposition to by proposing the Nehru Report as the ultimate constitution for India। जो कांग्रेस था, जो हिंदूज थे, उन्होंने क्या दिया था 28 में 1928 में नेहरू रिपोर्ट दी थी, जिसके अपोजिट में फिर कायदे आजम ने 1929 में अपने 14 पॉइंट्स दिए थे। तो मुस्लिम्स को क्या एक जो है ना पहले तो अपोजिशन थी कि उन्होंने नेहरू रिपोर्ट को, हिंदू लोग जो थे उन्होंने अल्टीमेट कॉन्स्टिट्यूशन मान लिया था। नेहरू रिपोर्ट मैंने डिटेल में पढ़ाई हुई है। ठीक है। उसके क्या क्या पॉइंट्स थे जिन पे मुस्लिम्स को एतराज था, वो भी बताया हुआ था, प्रीवियस क्लास में ही पढ़ा था उससे पहले। ठीक है। तो बैकग्राउंड में इलाहाबाद एड्रेस के ये चीज चल रही थी कि नेहरू रिपोर्ट को हिंदूज ने अल्टीमेट कॉन्स्टिट्यूशन माना हुआ था। ऑन द अदर एंड दूसरा क्या था मुस्लिम्स के लिए प्रॉब्लम? द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया हैड टोटली इग्नोर द मुस्लिम डिमांड एंड साइमन रिपोर्ट कमीशन। साइमन कमीशन आपको डिटेल में पता पढ़ाई थी 1927 वाले इवेंट्स में, जिसमें गो साइमन गो के नारे भी लगाए गए थे। तो उनमें भी जो है ना मुस्लिम्स को इग्नोर किया गया था। तो दो बड़ी चैलेंजेस थी मुस्लिम्स के लिए। मुस्लिम स्ट्रांगली डिमांडेड द प्रोटेक्शन ऑफ सेपरेट आइडेंटिटी। मुस्लिम्स क्या कह रहे थे कि हमें अपनी अलग आइडेंटिटी दी जाए। एट दैट टाइम अल्लामा इकबाल रियलाइज द क्रिटिकल कंडीशंस ऑफ मुस्लिम्स इन सब कॉन्टिनेंट। अल्लामा इकबाल वैसे फिलोसोफर भी थे। आपने सुनी होगी इनके खुद ही जो है ना, इन्होंने इन्होंने बड़ी फिलोसफी दी थी कि जो है ना खुद ही को कर बुलंद इतना। तो ये फिलोसफिकली रूट्स इसके मिलते हैं। याद इन्होंने पाकिस्तान बनाने के लिए जो चीज दी थी इनको पढ़ते। तो एक इकबाल जो थे वो यूरोप में थे 1905 1908 तक। तो वहां पे उन्होंने अपने थॉट्स को रेगुलेट किया। उसके बाद वो 1908 में इंडिया आए थे। उन्होंने काम किया था मुस्लिम्स के डिक्लाइन पे, कि मुस्लिम्स का रूल जो है को मुगलों का रूल था ना। हमने 1857 से शुरू किया था, वार ऑफ इंडिपेंडेंस से आपको पढ़ाया है। तो वहां से आप देख रहे हैं डिफरेंट इवेंट्स हमने पढ़े थे। मुस्लिम्स का डिक्लाइन भी हमने पढ़ा था कि मुगल्स का डिक्लाइन क्यों हुआ था। तो उसमें ये चीजें आकी देखी अल्लामा इकबाल ने कि भाई मुस्लिम्स के रूट काज क्या है डिक्लाइन के। अभी इसको अपलिफ्ट हम किस तरीके से कर सकते हैं। वो ही रिमाइंडेड देम टू फॉलो द टीचिंग ऑफ होली प्रॉफिट प्रैक्टिकली एज द आइडियल लीडर। वो होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हमको जो है ना आइडियल लीडर मानते थे। और वो उस पे ज्यादा जो है ना मुस्लिम्स को कहते थे कि उनकी टीचिंग्स पे जो है ना फॉलो करें। तो जो अल्लामा इकबाल और इलाहाबाद एड्रेस था, ये क्या था? ही एम्फेसाइज ऑन द आइडियल्स टीचिंग एंड प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लाम। ये आपके काम के नहीं है, बट ये आपको इवेंट्स इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको ये डेट्स भी याद हो जाएं, और उसके बाद ये चीजें कभी आपसे कोई पूछे तो आप उन पे बात कर सकें। ठीक है। तो अल्लामा इकबाल ने प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लाम पे ज्यादा फोकस किया। उसके बाद ही साठ सेलिब्रेशन थ्रू इस्लाम। मतलब वो जो सॉल्यूशंस चाहते थे, आजादी चाहते थे, या जो निजात चाहते थे, वो थ्रू इस्लाम जो है ना कि इस्लामिक प्रिंसिपल्स के थ्रू होनी चाहिए। ही evaluated the importance of role of Islam in the lives of Muslims of British India. He said that the European view duality of religion and state does not apply here in the। मतलब जो उनका यूरोपियन का कंसेप्ट था इस्लाम और स्टेट का, तो वो अल्लामा इकबाल ने कहा कि वो इंडियन जो सोसाइटी है हमारी, इस पे ये लागू नहीं होता है, अप्लाई नहीं होता है। हमारी एक अलग सोसाइटी है। रिजेक्टिंग सेकुलरिज्म ही सेड रिलीजन इज नॉट टोटली पर्सनल अफेयर्स। तो इसने कहा था कि पर्सनल अफेयर नहीं है भाई, ये हम सबका जो है ना एक इथिकल ऑर्डर है, या एक कल्चरल या सिविलाइजेशनल कोड है। इस्लाम हमारी रगों में है।
तो ये सेकुलरिज्म को भी इसने रिजेक्ट किया था। क्वेश्चन आपसे फिर दोबारा बता रहा हूँ, ये सिर्फ पूछेगा कि इलाहाबाद एड्रेस कब आया था 1930 में, ठीक है। ये जस्ट आपको एक्सप्लेनेशन बताओ। ही एक्सप्लेन दैट इस्लाम ऑफर्स द एथिकल ऑर्डर, सोशो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, लीगल फ्रेमवर्क, कोड ऑफ लाइफ, कल्चर एंड सिविलाइजेशन। इसने वहां पे बयान किया था अपनी स्पीच में कि जो इस्लाम है वो हमें एक इथिकल ऑर्डर भी देता है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर भी देता है, लीगल फ्रेमवर्क भी देता है, और लाइफ का एक कोड भी देता है, कल्चर, सिविलाइजेशन, हर चीज में इस्लाम हमें मदद करता है, ठीक है। इट इज लिविंग, जो है ना, लिविंग डायनामिक फोर्स दैट हैज प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन द लाइव्स ऑफ इंडियन मुस्लिम्स। द मुस्लिम्स आर नॉट विलिंग टू सबमर्ज देयर रिलीजियस इंडिविजुअलिटी। तो इनका मानना था कि जो है ना, मुस्लिम्स जो है वो अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी को नहीं खोना चाहते। दे हैव लैक ऑफ ट्रस्ट, फियर ऑफ डोमिनेशन फ्रॉम हिंदूज। इनको जो है ना ट्रस्ट का इशू है मुस्लिम्स को, और इनको खौफ है कि हिंदू इन पे डोमिनेट ना कर पाए, ठीक है। तो ये ओवरऑल चीजें थी इसकी, और इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या थे। इफ मुस्लिम्स हैव एन अपॉर्चुनिटी टू डेवलप अकॉर्डिंग विद इस्लामिक सिविलाइजेशन एंड ट्रेडिशन, दे वुड बी विलिंग टू सेक्रीफाइस देयर लाइव्स फॉर इंडिया। इसने कहा था कि अगर मुस्लिम्स को अपॉर्चुनिटीज दी जाए, जो यहाँ उनको डेवलपमेंट कराई जाए अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक सिविलाइजेशन जो है हमारी, तो ये जो है अपनी जान भी दे सकते हैं इंडिया के लिए। तो हम यहाँ पे इनका कहने का मतलब ये था, अल्लामा इकबाल का, वो ज्यादातर प्रायोरिटी दे रहे थे इस्लाम को, ठीक है, कि इस्लामिक प्रिंसिपल्स पे हमारी एक स्टेट होनी चाहिए अलग सी, इंडिविजुअलिटी को ये ज्यादा वो कर रहे थे। फेडरलिज्म के नॉट सक्सीड विदाउट रिकॉग्नाइजिंग द नेशनल आइडेंटिटी ऑफ मुस्लिम। फेडरलिज्म का मतलब होता है, एक मतलब सेंट्रल अथॉरिटी है, फिर वो उनके जो पावर्स हैं डिवाइडेड है प्रोविंसेस में या स्टेट्स में, इसको फेडरलिज्म कहा जाता है, जो अभी भी हमारे पास ये चीजें हैं। तो अल्लामा इकबाल ने कहा कि वो तब तक कामयाब नहीं हो सकती जब तक मुस्लिम्स को एक अलग से नेशनल आइडेंटिटी या उनको एक अलग से रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता। वो कह रहे थे कि हम सेक्युलर हैं, बस सब मिलके साथ रहते हैं, इसको वो अपोज कर रहा था। इस्लाम इज अ पीपल बिल्डिंग फोर्स इन इंडिया दैट हैज गिवन मोरल कॉन्शियसनेस एंड पॉलिटिकल आइडेंटिटी टू द पीपल। तो इस्लाम जो है एक बिल्डिंग फोर्स है इंडिया में, ठीक है, जो उनको मोरली पॉलिटिकली सपोर्ट करता है। और पंजाब सरहद जो है, NWFP जिसको पहले कहा जाता था, सिंध एंड बलोचिस्तान बी अमलगमेट इनटू अ स्टेट सेल्फ गवर्नमेंट विद इन द ब्रिटिश एम्पायर आर विदाउट इट, ठीक है। तो ये ख्वाब आपको बताया जाता है अल्लामा इकबाल का, ये जो चार लाइनें, बाकी इसकी ऊपर वाली सारी चीजें मैंने बता दी। वो कह रहे थे कि मैं पंजाब को, जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस हैं जिसको आजकल KPK कहा जाता है, सिंध एंड बलूचिस्तान को एक स्टेट में देख रहा हूं। ये अल्लामा इकबाल की प्रोडक्शन थी 1930 में, ठीक है। वो जो गवर्नमेंट होगी या तो ब्रिटिश के अंडर होगी या उसके उनसे भी अलग होगी, ठीक हो गया। ब्रिटिश के जो डोमिनेशन है उसके अलग ही होगी, ठीक हो, विदाउट ब्रिटिश एम्पायर होगी। तो ये इसने प्रोडक्शन की थी जिसको इलाहाबाद एड्रेस कहा जाता है। हम सिर्फ यहाँ तक ही पढ़ते हैं कि उन्होंने, उनका ख्वाब यही था कि ये इन्होंने बताया था कि पंजाब, सरहद, सिंध और बलूचिस्तान को मैं एक स्टेट में देख रहा हूँ, ठीक है। तो इसकी इंपॉर्टेंट क्या थी, इकबाल एड्रेस वाज फोर्सफुल एंड लॉजिकल प्रेजेंटेशन ऑफ मुस्लिम केस इन इंडिया, दैट दे शुड बी ट्रीटेड एज एंटाइटी रदर ओनली मिनोरिटी। तो उसका ये था कि उनको माइनॉरिटी के तौर पे जो है ना प्रेजेंट नहीं किया जाता है। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेरिटरी डेवलप्ड लेटर ऑन कंसेप्ट ऑफ मुस्लिम होमलैंड पाकिस्तान। तो जब रीडिस्ट्रीब्यूशन होती है टेरिटरीज की, हमें मिल जाता है, पंजाब भी मिलता है, सरहद भी मिलता है, सिंध भी मिलता है, बलूचिस्तान भी मिलता है। तो यहाँ पे अल्लामा इकबाल की जो इलाहाबाद एड्रेस की इंपॉर्टेंस है वो ज्यादा बढ़ जाती है कंसेप्ट ऑफ मुस्लिम होमलैंड की। वो यही कंसेप्ट ऑफ मुस्लिम होमलैंड दे रहे थे ना, कि एक इंडिविजुअल मुस्लिम्स की आइडेंटिटी होनी चाहिए एक अलग स्टेट में, ठीक हो। ये इनका एक स्पीच थी जिसको इलाहाबाद एड्रेस कहा जाता है, 1930 में हुई। फिर उसके बाद होती है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस। ये फिर नेक्स्ट वीक में हम पाकिस्तान अफेयर्स में थ्योरी में पढ़ेंगे। ये चली थी 1931 से 1932 के दरमियान। अभी ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस क्या थी, फिर नेक्स्ट क्लास में जो नेक्स्ट हमारा वेनसडे आएगा उस पे हम ये पहले पढ़ेंगे, उसके बाद MCQs करेंगे, ठीक है। ये भी चीजें पढ़ेंगे। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद गांधी अर्बन पैक्ट आता है 1931 में। उसके बाद ये तीन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती हैं, ये तीनों समझेंगे। फिर कम्युनल अवार्ड होता है, ठीक है। फिर पूना पैक्ट होता है। उसके बाद जो है ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है 1935 में, जिसमें सिंध को आज बम्बई से अलग किया जाता है, कांग्रेस मिनिस्ट्रीज बनती हैं।
कांग्रेस की हुकूमत बनती है सूबों में, तो इस पे भी बहुत ही बड़ा इशू बनता है। यहाँ पे पॉपुलैरिटी मिलती है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को। फिर पाकिस्तान का रेजोल्यूशन आता है। ठीक है, इन सब से एमसीक्यूज आते रहते हैं भर भर के। क्रिप्स मिशन, ठीक हो गया। फिर क्विट इंडिया मूवमेंट, इलेक्शंस होती हैं, कैबिनेट मिशन, उसके बाद जो है ना इंटरिम गवर्नमेंट बनती है 46 47 में। यहां से भी काफी दफा दो तीन क्वेश्चंस आए कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को कितने मेंबर्स दिए गए थे। ये क्वेश्चन पीसीएस में आया था स्क्रीनिंग में। ठीक है, ये इंटरिम गवर्नमेंट जो बनाई गई थी। उसके बाद 3 जून प्लान, उसके फीचर्स हम देखेंगे। फिर जो है ना रेड क्लिफ अवार्ड बाउंड्री कमीशन जिसको कहा जाता है, ठीक है, जहाँ पे बाउंड्रीज वगैरह की गई थी और पाकिस्तान को बनाया गया था। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आया, पाकिस्तान यहाँ पे आके हम बनाएंगे इंशाल्लाह 201 पे स्लाइड्स पे। तो यहाँ तक हमने अलामा इकबाल एड्रेस 1930 तक किया। नेक्स्ट सीरीज में हम जो है ना करेंगे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है, तीनों को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, आपको कभी नहीं भूलेगा। इलाहाबाद एड्रेस हो गया हमारा। नेक्स्ट से यहाँ से पढ़ेंगे। अभी इसके बाद हम पाकिस्तान अफेयर्स के एमसीक्यूज करते हैं। ये हमने किए थे लास्ट, क्योंकि हमने काफी टाइम से ये सीरीज छोड़ी हुई थी, इसलिए जो है ना काफी टाइम हो गया था। क्विट इंडिया मूवमेंट कब हुई थी? 1940। ये थ्योरी में डिटेल में बढ़ाऊंगा, बट यहाँ पे वन लाइनर एमसीक्यू से। शिमला कॉन्फ्रेंस कब होती है? 1945 में होती है। ये भी थ्योरी में, जैसे वहां पे शिमला 1945 में आएंगे तो शिमला कॉन्फ्रेंस आपको नजर आएगी। ठीक है, ये आपने, और शिमला या शिमला एग्रीमेंट भी हुई थी। ये क्वेश्चन भी आपको बताया हुआ है। एग्रीमेंट अगर पूछा जाए कब हुई थी शिमला एग्रीमेंट, तो ये हुई थी 1972 में। ठीक है, 1972 में हुई थी शिमला एग्रीमेंट। और एक शिमला जो है ना क्या कहते हैं डेप्यूटेशन भी हुई थी 1906 में। ये भी बताया। तीन शिमला से रिलेटेड इवेंट्स पढ़ाए मैंने। वैन कायदे आजम कॉल्ड फॉर द डायरेक्ट एक्शन डे इसको कहा जाता है। ये नेशन डे यहाँ पे गलती है, एक्शन डे। ये भी हम 1946 में पहुंचेंगे तो पढ़ेंगे, बट यहाँ पे वन लाइनर एमसीक्यू से। ये अगस्त 1946 को बना था। और यहाँ पे अभी रिसेंटली क्वेश्चन आया है पीसीएस में। पीसीएस के अभी 25 की जो स्क्रीनिंग हुई थी सिंध में, एसपीएससी ने क्वेश्चन निकाला था कि जो नारा है पाकिस्तान का, कि पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इला इल्लल्लाह। ठीक है, ये आपने नारा सुना होगा। ठीक है, तो ये पूछा था कि ये कब फेमस हुआ था, कब फर्स्ट टाइम यूज किया गया था। ऑप्शन में था डायरेक्ट एक्शन डे, करेक्ट ऑप्शन था। ठीक है, तो ये जो डायरेक्ट एक्शन डे होता है ना, कैबिनेट प्लान आता है जिसको कायदे आजम रिजेक्ट करता है। फिर कायदे आजम जो उसकी जो लोग थे हमारे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, उनको हुक्म देता है कि भाई जो है ना क्योटेक या tumultuous सिचुएशन बनाओ पूरे सब कॉन्टिनेंट में। इसको कहा जाए डायरेक्ट एक्शन डे। इसको डिटेल में पढ़ेंगे 1946 में। और वहां पे ये स्लोगन बहुत ही ज्यादा वायरल हुआ था उस टाइम, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। ठीक है, तो फिर अगर ये एसपीएससी रिपीट कर दे क्वेश्चन के पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये कब जो है ना फेमस हुआ था? डायरेक्ट एक्शन डे के टाइम हुआ था 1946 में। पाकिस्तान का लास्ट वायसराय ब्रिटेन का कौन सा था? सॉरी, ब्रिटेन का लास्ट वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन था, जिसने आके इंडिया और पाकिस्तान की आजादी करवाई थी। ठीक है, ये लास्ट वायसराय था इनका। हु सपोर्टेड द रेजोल्यूशन एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सिंध? जो लाहौर रेजोल्यूशन 1940 इसमें जो है ना पास करवाया गया था, ये भी हम पढ़ेंगे। स्लाइड्स में दिखाया भी था आपको, बताया भी है आपको। 23 मार्च 1940 को ये पास करवाया गया था लाहौर रेजोल्यूशन। तो इसमें सिंध से, केपीके से, बलूचिस्तान से सब ने शिरकत की थी। तो सिंध से किसने की थी? ये इंटरव्यूज में पूछते हैं, सर अब्दुल्ला हारून साहब ने। ठीक है, सर अब्दुल्ला हारून ने सिंध से इसको सपोर्ट किया था। बलूचिस्तान से काजी मोहम्मद ईसा थे। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से औरंगजेब खान थे। और ये जो रेजोल्यूशन था, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, पास्ट पेपर्स में भी आपको दिखाया है कि किसने मूव करवाया था। ये कायदे आजम ऑप्शन में देते हैं, बट आपने करना है AK फजल हक। ये चीफ मिनिस्टर थे उस टाइम बंगाल के, AK फजल हक। उन्होंने ये पास करवाया था, मूव करवाया था रेजोल्यूशन को। ठीक है, लियाकत अली खान, एसपीएस में काफी दफा पाकिस्तान अफेयर में ये एमसीक्यूज आया कि उसको असैसिनेट कब किया गया था? 16 अक्टूबर 1951 को। ठीक है, लियाकत अली खान कौन थे?
पाकिस्तान के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है। तो पहले प्राइम मिनिस्टर को असासिनेट किया गया था 16 अक्टूबर 1951 को। ये आपने याद रखना है। हाउ वाज द इस्लामिक आइडेंटिटी ऑफ पाकिस्तान डिक्लेयर्ड इन 1956? पाकिस्तान की ये आइन आपको, तीन आइन्स आपको डिटेल में बताए, इन कब आए, कौन सी डेट को आए, कितने इनके आर्टिकल्स हैं, सब कुछ बताया हुआ है पाकिस्तान अफेयर्स में। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन में पाकिस्तान को कौन सा नाम दिया गया था? पाकिस्तान को नाम दिया गया था इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। वेन वाज द तशकंद एग्रीमेंट साइन, या तशकंद डिक्लेरेशन भी इसको कहा जाता है, जो 1965 की जंग हुई थी इंडिया और पाकिस्तान की। तो उसके बाद एक डिक्लेरेशन साइन किया। तशकंद क्यों कहा जाता है? तशकंद है कैपिटल सिटी ऑफ उज्बेकिस्तान का। ठीक है। उज्बेकिस्तान जो सेंट्रल एशियन कंट्री है अजरबैजान के साथ, तो जो है ना, उसमें ये एग्रीमेंट की गई थी। जैसे अभी इस्लामाबाद अकॉर्ड्स या इस्लामाबाद जो है ना, आपने सुना होगा, फेमस हुआ था, जहाँ पे यूएसए और ईरान की एग्रीमेंट हुई थी, पीस टॉक्स हुई थी, इस्लामाबाद टॉक्स से मशहूर हुआ था। ठीक है, यूएसए और ईरान। तो एक किसने इनकी साइन करवाई थी पीस टॉक्स? पाकिस्तान ने सालसी का मुजाहरा किया था। तो उसे क्या कहा जाता है? इस्लामाबाद टॉक्स। तो इन फ्यूचर यूएसए के जो बच्चे होंगे, किसी एग्जाम की तैयारी करेंगे, तो उनसे वो पूछेंगे कि भाई 2026 में जो है ना यूएसए और ईरान की जंग हुई थी, तो उनके बीच में एग्रीमेंट कहाँ पे हुई थी, या उस एग्रीमेंट को क्या कहा जाता है? इस्लामाबाद टॉक्स कहा जाता है। ठीक है। तो ऐसे ही तशकंत एग्रीमेंट का नाम है। ठीक है। जो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में हुई थी 10 जनवरी 1966 को, 1965 की जंग को रोकने के लिए। ठीक है। उस टाइम तो ट्विटर का जमाना नहीं था ना, जैसे अभी हमारी पाकिस्तान और इंडिया की जंग हुई थी, जिसमें बनियान और मरसूस ऑपरेशन सिंदूर हुआ। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब जो थे, उन्होंने ट्वीट किया जस्ट, तो जंग रुक गई, सीज फायर हो गया। तो उस टाइम 1960s में ट्विटर का जमाना था नहीं। तो क्या हो, जाहिर सी बात है, कोई बंदे आएंगे बीच में, उन्होंने मीटिंग रखवाई वहां पे जाके। 1965 में जंग होती है, 66 में जाके बातें होती हैं। तो इसको कहा जाता है तशकंत एग्रीमेंट, जो उज्बेकिस्तान में हुई थी। लाल बहादुर शास्त्री थे जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे, और यहाँ से पाकिस्तान में अयूब खान थे। तो इन ये दोनों बीच में जो है ना गए थे, और रशिया जो सोवियत यूनियन था, इन्होंने इनकी सालसी करवाई थी। तो जैसे 10 जनवरी को ये टॉक्स होती है, 11 जनवरी को वही इंडिया का जो प्राइम मिनिस्टर था उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है। तो इसका भी फिर इल्जाम पाकिस्तान पे लगता है कि भाई इसने इसको वो मरवाया है। 11 जनवरी को शायद कोई कार्डिक अरेस्ट हो गया था लाल बहादुर शास्त्री को। ठीक है। तो ये डिटेल में बता दिया। व्हेन वाज द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास्ड, ये भी डिटेल में बताया हुआ है। पास्ट पेपर्स में, एसपीएससी में काफी दफा ये भी क्वेश्चन आया है कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कब आया था, ये किसने पास करवाया था? लियाकत अली खान जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे, उसने, क्योंकि वहां पे आइन हमारा आता है 9 सालों के बाद, तो कोई ना कोई चीज होनी चाहिए। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन थे 12 मार्च 1949। ठीक है। तो ये इसकी एग्जैक्ट डेट पूछी जाती है पेपर में। 12 मार्च 1949 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास करवाई गई। पाकिस्तान में पहली मार्शल लॉ कब डिक्लेयर होती है? 7 अक्टूबर 1958 को। ठीक है, पहली मार्शल लॉ। तो ये भी मैंने डिटेल में पढ़ाया हुआ है, जस्ट आपकी यहाँ पे रिवीजन है। पहली जो सेंसस होती है पाकिस्तान में 1951, ये भी बताया हुआ है आपको। पाकिस्तान लॉन्च्ड ऑपरेशन इन कश्मीर इन 1965 की, जो इंडिया और पाकिस्तान की जंग हुई थी, तो पाकिस्तान ने उस ऑपरेशन का नाम रखा था ऑपरेशन जिब्राल्टर। ठीक है, ऑपरेशन जिब्राल्टर। जैसे अभी पाकिस्तान ने 2025 में ऑपरेशन का नाम रखा था बनियानुम मरसूस। ठीक है। और इंडिया ने रखा था सिंदूर ऑपरेशन। तो पाकिस्तान है जो 1965 इंडिया और पाकिस्तान की जंग होती है, उसमें ऑपरेशन जिब्राल्टर ऑपरेशन का नाम था। ये भी पंजाब वगैरह के पेपर्स में आता है, सिंध में ये सच नहीं आया इतना। रोहार्स फोर्ट जो है, ये कौन से प्रोविंस में? पंजाब में, जेलम वाली साइड। ठीक है, ये है वहां पे, शेर शाह सूरी ने बनवाया था ये। उसके बाद बैंक्स को पाकिस्तान में नेशनलाइज कब किया गया था? 1974 को, भुट्टो साहब के दौर में। वेन डिड चौधरी रहमत अली इंट्रोड्यूस द टर्म पाकिस्तान इन पंफलेट? पहली पाकिस्तान अफेयर की क्लास में ऐसे 5-6 क्वेश्चन बताए थे। चौधरी रहमत अली ने कब किया था, कब पंफलेट दिया था, पंफलेट पे क्या लिखा था, चौधरी रहमत अली कहाँ के स्टूडेंट्स थे,
तो ये सब कुछ चीजें बताई थी, नाउ और नेवर, ठीक है, अभी नहीं तो कभी नहीं। ये पम्फलेट पे लिख के पाकिस्तान इसने वर्ड यूज किया था चौधरी रहमत अली ने सबसे पहले, ये 1933 में। आपको आ रहा होगा, पाकिस्तान भी तोड़ के बताया था कि उसने पाकिस्तान को किस तरीके से यूज किया था। सियाचिन ग्लेशियर जो है पाकिस्तान में, ये कराक्रम रेंज में आता है, स्कर्दू में है, ठीक है। सब पाकिस्तान का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? ये वाला है, सियाचिन ग्लेशियर। उसके बाद डायरेक्ट एक्शन डे तो बता दिया 1946, जिसमें ला इलाहा इल्लल्लाह ये पाकिस्तान का मतलब क्या यूज किया गया था। द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान स्टेब्लिश द इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी, ये आपके वीओ में इसका एब्रीवेशन पूछा गया था, इरसा, ठीक है। इरसा आपने याद रखना है, इरसा को ये वीओ 2018 या 20 में ही क्वेश्चन था, दिखाया है आपको। इरसा का क्या मतलब है? इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी, ठीक है, ये आपने याद रखना है। ये आप, चलो दिखा देता हूँ क्वेश्चन, दिखाया हुआ है मैंने वैसे भी। पहला क्वेश्चन था शायद, या दूसरा था, 20 में या 18 में। ये देखें दूसरा क्वेश्चन, वीओ में ही आया था। इरसा स्टैंड्स फॉर इंडस रिवर सिस्टम एजेंसी, इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी, इंडस रिवर स्टडी, इंडस रिवर स्टडी एजेंसी। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। और यहाँ पे आपको ये बता दें, इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी को कहा जाता है इरसा एक्ट। ये 1992 में दिया गया था। मतलब इंडस रिवर का जो पानी है, इसको किस तरीके से प्रोविंसेस में डिस्ट्रीब्यूट करना है, इसके तहत एक अथॉरिटी बनाई गई थी, इरसा एक्ट जिसको कहा जाता है। यहाँ इरसा इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी का 1992 में इसकी बुनियाद रखी गई थी। अच्छा, यह भी हम पढ़ चुके हैं थ्योरी में भी, जो इवेंट्स बताए थे 1900 में जब पार्टीशन ऑफ बंगाल पढ़ाया था, स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च की गई थी, किस लिए? टू रिवर्स द पार्टीशन ऑफ बंगाल, ठीक है। जो बंगाल की पार्टीशन की थी लॉर्ड कर्जन ने 1905 में, तो हिंदूज को इससे बहुत ही मसला हो गया था। उन्होंने एक स्वदेशी मूवमेंट चलाई थी इनके अगेंस्ट। स्वदेशी मूवमेंट का क्या मतलब था, डिटेल में बताया हुआ है पाकिस्तान अफेयर्स में, बट यहाँ पे जस्ट इसका मतलब बता देता हूँ कि बायकॉट द गुड्स ऑफ ब्रिटिश, के जो सामान था वहां पे ब्रिटिश का आ रहा था इंडिया में, तो हिंदूज ने क्या किया था, कांग्रेस ने स्पेशली उसका बायकॉट किया था। क्यों बायकॉट किया था? क्योंकि लॉर्ड कर्जन जो वायसराय था, उसने मुस्लिम्स के हक में फैसला दिया था, बंगाल को डिवाइड किया था दो हिस्सों में, ईस्ट और वेस्ट में। तो स्वदेशी मूवमेंट पूछते हैं किस लिए हिंदूज ने लॉन्च की थी? तो रिवर्स द पार्टीशन, उनका मतलब यह था कि बंगाल की जो आपने पार्टीशन की है इसको खत्म करें, वरना हम आपका जो गुड्स या जो है ना गुड्स वगैरह आ रहे हैं इंडिया में, उसका हम बायकॉट करेंगे, ठीक है। ये आपने याद रखना। और फर्स्ट रेलवे लाइन पाकिस्तान में का कौन सी बिछाई गई थी? कराची टू कोटड़ी, ठीक है, ये पाकिस्तान में पहली रेलवे लाइन जो है ना ले गई की गई थी। उसके बाद फैज महल तो खैरपुर में है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं। हाईएस्ट सिविल अवार्ड पाकिस्तान का कौन सा है? ये भी आपने याद रखना है, निशान है पाकिस्तान। ये सिविल अवार्ड है। हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड अगर पूछा जाए, ठीक है, मिलिट्री अवार्ड पूछा जाए तो फिर आपने याद रखना है निशान ए हैदर। ये हाईएस्ट जो मिलिट्री लोग होते हैं उनको मिलता है। और ये एसपीएससी में क्वेश्चन ये सब आ चुके हैं, इस दफा भी ये क्वेश्चन 2025 की सीसी में आया था, इसकी हायरार्की पूछी गई थी, बट आपने ये सिंपल याद रखना है, हाईएस्ट सिविल अवार्ड कौन सा है? निशान ए पाकिस्तान, ठीक है। और हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड निशान ए हैदर। और मिलिट्री अवार्ड जो है, ये पूछते हैं निशान हैदर, ये सबसे ज्यादा कौन सी रेजिमेंट को दिया गया है? सिंध रेजिमेंट, बलोच रेजिमेंट, पंजाब। तो पंजाब रेजिमेंट के ऑफिसर्स को सबसे ज्यादा मिला है ये निशान हैदर। और सबसे पहले किसको मिला था निशान हैदर? जो है ना कैप्टन गुलाम सरवर। ये सारे क्वेश्चन इनसे रिलेटेड है। कैप्टन गुलाम सरवर। 1948 जो पहली जंग थी इंडिया और पाकिस्तान की, उसमें ये शहीद हुए थे, तो उसमें इसको मिला था निशान हैदर, ठीक है। यहां तक क्वेश्चन चलो करते हैं, ज्यादा डिस्कस कर लिया है, बाकी फिर करेंगे।